दीपक रंजन जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। पीएम मोदी के ध्यान से क्यों परेशान है आप लोग? मतलब अगर वो मौन साधना करने जा रहे हैं तो उनके मौन से विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है, आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? देखिए अमित जी, हमें क्यों परेशानी होगी? जो चीन को 4 जून के बाद जहां जाना है वहां ये पहले चले जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस जगह जा रहे हैं वहां पे थोड़ी सी हवा ठंडी है। मुझे लगता है कि थोड़ा गर्मी में चुनाव में ये हैरान परेशान हो गए होंगे। तो मैं समझता हूं अभी जो 6 अमित जी, जो अभी 6 चरणों के चुनाव हुए, इन 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट चुकी है। और आगे आने वाला 7वां चरण जो है, इसमें जनता का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं अमित जी, जिस 7वें चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ की धरती ने सदैव लगातार जो है, मैं आ रहा हूं 7वें चरण पे आ रहा हूं दीपक जी। आप ये करें, आपको कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, ममता बनर्जी चुनाव आयोग जाने की धमकी दे रही हैं। तो अगर आप लोग परेशान नहीं है तो फिर ये सारी कवायद क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों है? नहीं देखिए, चुनाव आयोग तो कांग्रेस जा रही है, ममता बनर्जी जी जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो चीज इनको, जो जहां इनको 4 जून के बाद जाना है एकांतवास में, वहां ये पहले चले जा रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? जाए, बिल्कुल जाए। तो ये बात आप अपने गठबंधन साथियों को समझाइए ना। ये बात आप कांग्रेस पार्टी को समझाइए, ममता बनर्जी को समझाइए, जिनको आपने एक सीट दी है भदोही वाली, कि इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जिसको जहां ध्यान लगाना है लगाने दीजिए। कांग्रेस अमित जी, कांग्रेस पार्टी अगर जा रही है या टीएमसी जा रही है तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ देखा होगा, समझा होगा, इस कारण से जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। और हम तो फोकस हमारा पूरा 1 जून को जो 7 चरणों के चुनाव जो बचे हुए हैं, अभी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव बचे हुए, हम लोग का पूरा फोकस उस पर है। ठीक है, पीएम मोदी ने कहा है कि 4 जून के बाद बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। देखिए अमित जी, बनारस जो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पिछले 2 बार से 2014-2019 में लगातार वहां से वो सांसद चुन करके आए। इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बनारस को क्यूटो बनाने के बाद, ये हमने तो ये बात कही नहीं, लेकिन क्यूटो क्या, हमें इन्होंने तो बहुत सारी सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। लेकिन मैं इतना जोर कहना चाहता हूं अमित जी कि जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो स्मार्ट सिटी तो ये बना नहीं पाए, लेकिन हम विलेजेस को स्मार्ट बनाने का जोर काम करेंगे। और आज की तारीख में जनता ने इनके काम के आधार पर, जो इन्होंने कुछ किया नहीं उसके आधार पर, काम के आधार पर जनता वोट देना चाहती है। अब ये ध्यान लगाएं या जो भी लगाना लगाएं, ये उनका अपना विशेष अधिकार है, बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ साल पहले इन्होंने ध्यान लगा लिया होता और जनता का ध्यान लगा लिया होता कि आज की तारीख में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में आज हमारा हिंदुस्तान कितना पिछड़ गया है, अगर उस दिशा में उन्होंने ध्यान लगा लिया होता तो आज हमारे देश की दुर्दशा नहीं हो रही है। हमारा ये कहना है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, बिल्कुल वो ध्यान लगाएं और बिल्कुल जो है मंदिर मस्जिद जाकर के जहां भी जाना उनको बिल्कुल जाए, उसमें समाजवादी पार्टी को कोई गुरेज नहीं। लेकिन हम ये ध्यान हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता और हिंदुस्तान की महान जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी आज जिस तरीके से ध्यान लगा रहे हैं, अगर इतना ही ध्यान उन्होंने हिंदुस्तान की महान जनता की तरफ भी लगा दिया होता, किसानों की तरफ भी लगा दिया होता, बेरोजगारों की तरफ भी लगा दिया होता, हमारी बहन बेटियों की तरफ लगा दिया होता, महंगाई की तरफ लगा दिया होता, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ध्यान इनको जो है, ध्यान उस तरफ इनको लगाना चाहिए था कि जब हिंदुस्तान के हालात जो है बद से बदतर हो रहे थे, महंगाई चरम पे थी, किसानों की शहादत हो रही थी, नौजवानों की नौकरियां छीनी जा रही थी, 60 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, पर्चा लीक हो रहा था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को उस ओर भी ध्यान लगाना चाहिए था। और रहा सवाल देखिए सभाओं का, हमारे पास अमित जी जितने सीमित संसाधन है उस हिसाब से हम सभाएं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अमित जी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जहां पर हमारे घटक दल हैं, जहां पे हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, जैसे आपके बिहार में आरजेडी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र में जो है शरद पवार जी हैं, सुप्रिया जी हैं, आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, आदित्य ठाकरे जी हैं, वहां पे धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम जो है प्रचार में हम कहीं से कम है या लोगों के बीच में, जनता के बीच में कहीं से हम जाने में कम है। आप देखिए जिस तरीके से जन सैलाब इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा है, लेकिन हमारे पास हमें जितने सीमित संसाधन है, हमारी पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी की बराबर पार्टी नहीं, ना ही समाजवादी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना ज्यादा चंदा मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है वो चीजों की व्यवस्था। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 2 सभाएं की, एक महाराजगंज में की और एक घोसी में की, तो लगातार सभाएं की हैं। और आदरणीय डिंपल यादव जी लगातार रोड शो कर रही हैं, घोसी में उन्होंने रोड शो किया, गाजीपुर में उन्होंने किया, बनारस में उन्होंने किया। तो कहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए आज की तारीख में
अमित जी, ये चुनाव जो है, हम चुनाव प्रक्रिया में जरूर हम भाग ले रहे हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ नहीं रहे। चुनाव हम लड़ रहे हैं मुद्दों से, चुनाव हम लड़ रहे हैं महंगाई के खिलाफ, चुनाव हम लड़ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, चुनाव हम लड़ रहे हैं जो आज के देश के जो हालात है उसके खिलाफ। हम देखिए, हम राजनीतिक दल है, हम राजनीतिक पार्टियां जो है अमित जी, हो सकता है हम अपने मुद्दे से भटक जाए, लेकिन आज का जो देश की जो जनता है ना, जो महान जनता है, उनके मुद्दे ऑन है, जो उनकी मूलभूत समस्या है वो ऑन है, वो उससे नहीं भटक रहे, उसके खिलाफ। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसलिए आज जो छठे 6 चरण हुए हैं उसी में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है। और यही मैं कहना चाह रहा था कि जो आगे एक आधा मिनट अमित भाई और लूंगा कि अभी आगे 7th फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की धरती ने सेना में बहुत जवान दिए, यहाँ से बहुत सेना के जवान पैदा हुए, लेकिन आज की तारीख में अग्निवीर योजना ला करके इन्होंने जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनके अरमानों पे ठेस पहुंचाने का काम किया। तो आज की तारीख में नौजवान जो है वो इनके खिलाफ है। गाजीपुर, एक चीज कहना, गाजीपुर में एक जगह गैमर, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है वो गाँव है, और मैं समझता हूँ कि रतिमान भाई ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि वहां पर लगातार सेना के जवान पैदा किए उस धरती ने, और वहां पर लगातार लोग सेना में ज्वाइन किए। लेकिन आज की तारीख में क्या, लोगों के अंदर आक्रोश है, अग्निवीर योजना ला करके लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का 4 जून को पता चलेगा। दीपक जी, अमित भाई, मैं एक चीज बड़ी साफगोई साहब को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस के जितने भी प्रत्याशी हैं, वो सारे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार से कोई अलग नहीं है। और देखिए, रहा सवाल जैसे भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का, इसको इंडिया बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन आज वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रतिभान जी को भी इंडिया ब्लॉक बोलने में दिक्कत हो रही है। अरे इंडिया बोलने का हमें एक बार नहीं, अगर 1000 बार मौका मिलेगा तो हम बड़े गर्व से इंडिया बोलेंगे। लेकिन आज जो है वरिष्ठ पत्रकार जी भी इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। अरे साहब, इंडिया ब्लॉक बोल दीजिए, इंडिया मोर्चा बोल दीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग तो बोल ही रहे हैं उसको, इंडिया को। आप प्रतिभान जी के साथ उलझने के बजाय या इंडी और इंडिया में उलझने के बजाय मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया था, उसका आप जवाब दीजिए। देखिए, पांच यादवों को आपने टिकट दी है, आखिरी है दीपक भाई, एक सेकंड सुन, नहीं, आपस में उलझने का कोई मतलब नहीं सर, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें इंडिया और इंडी पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। 2 बार क्यों बोलेंगे? हम इंडिया और इंडी पर डिबेट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। ओके सर, इंडिया मोर्चा बोल दीजिए दीपक जी, दीपक भाई एक सेकंड सुन लीजिए आप। दीपक भाई इंडिया और इंडी में मत पढ़िए। अरे मैंने बोल दिया इंडिया गठबंधन, मैंने बोल दिया इंडिया गठबंधन। दीपक भाई मत पढ़िए उसमें, बोलिए ना। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है अमित भाई, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं, देखिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, इसके अलावा अक्षय यादव, इसके बाहर कोई और यादव नहीं मिला क्या आपको? रमेश बिंद, आरके चौधरी, रविदास मेहरोत्रा, ये सारे हमारे परिवार के लोग हैं। आप क्यों इनको परिवार से आप अलग करना चाह रहे हैं? कोई हमारे परिवार से अलग नहीं। और तो सारे के सारे प्रत्याशी आप कह रहे हैं कि आपके परिवार का हिस्सा है, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे थे ना, ये वाला सवाल लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। सारे अमित भाई मेरे परिवार के लोग नहीं, सारे मेरे परिवार के लोग हैं, मैंने बता दिया ना। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अभी आप टिकटों के वितरण के लिए और सीटों के शेयरिंग की बात आप कर रहे थे। देखिए, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी स्ट्रेटजी में ट्रैप हो गई है। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इतने चुन करके प्रत्याशी दिए जो अपने क्षेत्र के बीच के हैं, अपने लोगों के बीच में रहे, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे पूछ करके हम लोग ने जो अपना संकल्प पत्र बनाया है, उत्तर प्रदेश की महान जनता से पूछ करके हम लोगों ने बनाया कि हमें संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अमित भाई लोगों के बीच में जा रहा है, और हमने जो कैंडिडेट दिए वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा थे, और हमारी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ट्रैप हो चुकी है। हीरो वाजपेयी जी, आपका जवाब। और दीपक रंजन जी को लग रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी में आप लोग ट्रैप हो चुके हैं। आधा 30 सेकंड, 30 सेकंड, आदरणीय हीरो वाजपेयी, 1 सेकंड 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद हीरो जी आप जवाब दीजिए। सेंसिबल प्रवक्ता जी, नहीं, आदरणीय हीरो जी बड़े सेंसिबल प्रवक्ता है। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल पे कि ये जिसको राष्ट्रपिता हम सब कहते हैं, आदरणीय महात्मा गांधी जी को ये कब से जानते हैं? इसका जवाब जरूर दे दें, क्योंकि देश की जनता को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सेंसिबल प्रवक्ता महात्मा गांधी जी को कब से जानते हैं। देखिए अमित जी, रहा सवाल, देखिए, संविधान बदल करके आरक्षण को खत्म करने का, ये हम लोगों ने नहीं कहा था, विपक्ष ने नहीं कहा था, ये बातें सत्ता पक्ष के लोगों ने उठाई थी। ये बात आपके आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी ने, मनमोहन बैस जी ने, लल्लू सिंह जी, चलिए तो पुरानी बात हो गई मोहन भागवत जी की, लेकिन लल्लू सिंह जी ने तो अभी खुले मन से कहा, अरुण गोविल जी ने मेरठ में कहा, उसका दिव्या कुमारी जी जो डिप्टी सीएम। दीपक भाई, आप ये भी तो जानते हैं ना कि संविधान को खत्म कर देना ये किसी के बस की बात नहीं है। और रही बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे, पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, तो 2 बार पूर्ण बहुमत से रहे दीपक भाई।
और जिस ये इसकी चर्चा पब्लिक के बीच में कहीं थी नहीं दीपक भाई, यकीन मानिए जब मैं पब्लिक के बीच में गया किसी ने ये नहीं कहा कि तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। बाकी आपकी बातें अपनी जगह सही है, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब बातें अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन संविधान खतरे में है